हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि राजनीतिक व्यवस्था से हमारा तात्पर्य क्या है और व्यवस्था, उपव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हमने देखने का प्रयास किया था। हमने उस वीडियो के बाद आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख गुण अथवा पहलू कौन से हो सकते हैं। उसमें हम आमंड और पावेल ने जो गुण बताए हैं उसको देखना चाहेंगे। सबसे पहले आमंड और पावेल बताते हैं कि औचित्यपूर्ण सत्ता अथवा वैध बाध्यकारिता जो है वो इसका प्रमुख गुण है और उनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था का एक विशेष गुण उसमें वैध बाध्यकारी बल का निवास होता है, जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज के हितों की विभिन्नता एवं एकीकरण को व्याप्त करती है। यह अपने वैध बाध्यकारी बल के आधार पर निर्णय लेती है, कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। दूसरा अगर हम गुण इसका देखना चाहें तो वह है व्यापकता। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अपनी संरचना की दृष्टि से अत्यंत व्यापक या विस्तृत होती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में केवल वैधानिक संस्थाएं शामिल नहीं होती हैं, अपितु राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा धार्मिक, आर्थिक, जातीय, नस्लीय आदि समूहों के साथ ही अनियमित समूह और ऐसे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिनकी अंतर क्रियाएं राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों एवं लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तीसरे गुण के तौर पर हम ले सकते हैं पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता, यानी राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भाग, अंग, इकाई या घटक जिसे भी हम कह सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसका सरल अर्थ जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन आने पर उसके अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर एक हम उदाहरण भी ले सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली के स्थान पर द्विदलीय प्रणाली की स्थापना हो जाए तो व्यवहार में उसकी प्रशासकीय व्यवस्था एवं सामान्य राजनीतिक जीवन भी उससे प्रभावित होगा। इस तरीके से हम इसके इस गुण को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट अंतिम गुण जो हम देख सकते हैं वो है सीमाओं का अस्तित्व, यानी प्रत्येक व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं। वह किसी एक बिंदु से शुरू होती है और किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम वस्तुतः व्यवहार में राजनीतिक व्यवस्था की सीमा इस तथ्य को प्रकट करती है कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्य अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न प्रकार के हैं। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा का अस्तित्व अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में राजनीतिक व्यवस्था को स्वयं में एक स्वायत्त व्यवस्था बनाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आमंड और पावेल ने ही राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं का या लक्षण का जो उल्लेख किया उसको हम देखना चाहेंगे कि आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं किस रूप में हमारे समक्ष रखी हैं। उन्हें हम 5 सामान्य विशेषता लक्षणों के रूप में देख पाएंगे। पहला है राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता, दूसरा है राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, तीसरा है राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता और चौथा है राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता और अंतिम जो उन्होंने बताई है वो है राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने और भी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जिसमें हम ले सकते हैं राजनीतिक साधन एवं प्रभाव संबंधी असमानता की बात उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत की है। इसी तरह के संघर्षपूर्ण उद्देश्यों, मूल्यों एवं हितों का हल प्रस्तुत करना भी राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में उनके द्वारा देखी गई है। और तीसरा जो उन्होंने हमें पॉइंट और दिया है वो है औचित्यपूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न एवं विचारधारा का सहारा। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में शासन और उसकी विचारधारा का विकास अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर फिर हमें और भी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। वो है सापेक्षता संबंधी विशेषता और प्रतिक्रिया एवं परिवर्तन संबंधी विशेषता। एवं जैसा आपको पता है कि राजनीतिक व्यवस्था में हम 2 तरीके के विद्वानों की बात को महत्वता देते हैं।
एक है आमंड और पावेल, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें विस्तार से बताने का प्रयास किया है, और दूसरा हम बात करते हैं डेविड ईस्टन की, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की बात हमारे समक्ष रखी है। इनके मॉडल्स का भी हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे कि आमंड और पावेल ने जो राजनीतिक व्यवस्था के कार्य या प्रतिमान जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो किस रूप में प्रस्तुत किया है और किस तरीके से हम उस मॉडल को समझना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर विशेषता और लक्षणों को देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो आमंड और पावेल ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता यानी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किसी प्रकार के समाज की अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था अवश्य होती है। इसका अगर हम सरल अर्थ देखें तो प्रत्येक समाज के पास अंतर क्रियाओं की एक ऐसी औचित्यपूर्ण शक्ति व्यवस्था अवश्य होती है जो उसकी आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था को बनाए रखती है। इसी प्रकार संरचनाओं के बारे में जैसा हमने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ राजनीतिक संरचनाएं होती हैं जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की होती हैं, और इन संरचनाओं की मदद से ही राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्य को करती है। इसी तरीके से कार्यों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक कार्यों को अवश्य करती है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई राजनीतिक व्यवस्था 4 निवेश कार्यों को करती है और 4 निकास कार्यों को। एक राजनीतिक द्वारा किए जाने वाले 4 निवेश कार्य हैं राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती, दूसरा हित स्पष्टीकरण, तीसरा है हित समूहीकरण या एकत्रीकरण, और चौथा है राजनीतिक संरचना। और इसी तरीके से 3 निकास की बात भी की गई है। वो है पहला नियम निर्माण, फिर है नियम को लागू करना, और तीसरा है नियम के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य करना। इसी तरीके से राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता को भी हम देख सकते हैं कि संरचनाएं बहुकार्यवादी होती हैं और प्रत्येक राजनीतिक संरचना किसी विशेष कार्य को करती है, किंतु वह इस विशिष्ट कार्य के अलावा अन्य कुछ या अनेक कार्यों को भी करती है। इसी तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित लक्षण वाली भी होती हैं, और इसके संदर्भ हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती जिसे पूरी तरह से परंपरागत अथवा पूरी तरह से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कहा जा सके। सामान्यतः इसे परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, उसमें भी आधुनिकता के कुछ अंश मिल जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक मिश्रित लक्षण वाली व्यवस्था भी होती है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम और भी विशेषताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हम कहेंगे कि मोस्टली जो प्रतिक्रिया में परिवर्तन है या सापेक्षता है, जो औचित्यपूर्णता की प्राप्ति है, संघर्षपूर्ण उद्देश्य मूल्य हितों की बात जब हम करते हैं तो ये सब राजनीतिक व्यवस्था के जो विशेष लक्षण हैं या गुण हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आमंड एंड पावेल ने जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उनको हम इस रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आमंड और पावेल ने जिस प्रतिमान मॉडल की बात की है उसको देखना चाहेंगे और हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।